हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन इम्पैक्ट। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कोशिका का भाग 2। जी हाँ, आज हम कोशिका का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें कोशिका के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन कोशिका के प्रकारों के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कोशिका है क्या, उसकी संरचना कैसी होती है ना। एक्चुअल में कोशिका दिखता कैसे है, उसका बाहरी स्ट्रक्चर, उसका अंदर का रूप कैसा होता है, आज हम जानेंगे। तो देखिए, कोशिका मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली और दूसरा जीव द्रव्य। देखिए, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही कोशिकाओं में ये पाई जाती है। और दूसरा हमारा जीव द्रव्य है। तो दोस्तों, चूँकि कोशिका का चैप्टर काफ़ी बड़ा है और पूरे के पूरे चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो कोशिका भित्ति होता है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और यह सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। कोशिकाओं को यह निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है कोशिका भित्ति के बारे में। अब चलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है यह लाइपोप्रोटीन का बना हुआ अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि यह कुछ पदार्थों को आने देता है और कुछ पदार्थों को रोक देता है। कोशिका के अंदर उन्हीं पदार्थों को ये आने देता है जो कोशिका के लिए ज़रूरी है, और जो ज़रूरी नहीं है उनको यह झिल्ली रोक देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली का जो स्वभाव होता है वो लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला होता है। और यह कोशिका का आकार, सीमा, सुरक्षा, सारी की सारी चीज़ें निर्धारित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं जीव द्रव्य की, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए, हक्सले नाम का एक वैज्ञानिक था, उनके अनुसार जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार होता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या होता है? जीवन का भौतिक आधार। ये कभी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा, हक्सले नाम का एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। अब आइए देखते हैं कि जीव द्रव्य क्या है और ये किन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जीव द्रव्य के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। पहला कोशिका द्रव्य, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और दूसरा है केंद्रक, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये है जीव द्रव्य के दो भाग। अब एक एक करके हर एक भाग को हम जानेंगे कि है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो देखिए, कोशिका द्रव्य की परिभाषा, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का भाग कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ये देखिए, ये हमारा कोशिका है, एनिमल सेल है, और इसमें देखिए केंद्रक और ये बाहर की उसकी झिल्ली। तो केंद्रक और बाहर की झिल्ली में के बीच में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये कोशिका द्रव्य का भाग है। किसका भाग है? कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य को आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं नज़र आ रही होगी। ये छोटे छोटे भाग हैं कोशिका के अंदर के, इन्हीं को कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकांग। तो कोशिका के सभी आवश्यक अंग इसी कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम कोशिकांग कहते हैं। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी की सारी चीज़ें ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है एक्चुअली में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो चलिए एक एक करके कोशिकांगों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखिए, एक कोशिका में लगभग 100 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। यह केंद्रक से 6 से 10 गुना छोटा होता है।
अलग अलग कोशिकाओं में विभिन्न आकृतियों के माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, जैसे गोलाकार, छड़नुमा। यह कोशिका का विद्युत गृह यानी पावर हाउस है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। देखिए आगे, इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होते रहता है और आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचता है। तो ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या है, श्वसन क्रिया को संपादित करना। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप एक संरचना पाई जाती है जिसे मीसोसोम कहा जाता है, जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है। इसके बाद जानेंगे गाल्जी काय के बारे में, गाल्जी बॉडी। तो देखिए, गाल्जी काय को पौधे में डिक्टियोसोम कहा जाता है। गाल्जी काय का मुख्य कार्य मैक्रोमॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सभियों का पैकेजिंग करना और इनका स्टोरेज और इनका सेक्रेशन यानी कि श्रवण करना है। और मुख्य बात, इसका वर्णन 1898 में कैमिलो गाल्जी ने किया था। यह ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का मुख्य स्थल है और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। इसके बाद जानेंगे अंतःप्रद्रवी जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, ये केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती है, इसलिए इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। देखिए, यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला देखिए चिकनी यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, इसमें मुख्य बात यह है कि जो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। तो क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि इनमें से किसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और देखिए, यह केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है, मार्ग निर्धारित करती है। इसके बाद जानेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो देखिए, लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय में होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका में बने अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करना। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। जब यह फट जाती है तो इसमें भरे एंजाइम पूरे कोशिका को पचा डालते हैं, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली या पाचक थैली भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में आता है, इनमें से किसे आत्मघाती झोला या आत्महत्या की थैली या पाचन थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम। इसके बाद जानेंगे राइबोसोम के बारे में। तो देखिए, राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा, न्यूक्लियोलस केंद्रिका के द्वारा होता है। देखो, राइबोसोम जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए व प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से। अब इसका मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। इसके अलावा जंतु कोशिका में इन्हें सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेट नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए इसे पैलेट कण, पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इसके बाद जानेंगे रिक्तियाँ, रसधानी या इंग्लिश में बोलेंगे वैक्यूल्स। तो देखिए, तरल पदार्थों से भरी कुछ गोलाकार थैलीनुमा संरचना कोशिका में पाई जाती है, जिन्हें रिक्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। अब आकार की अगर बात करें तो जंतु कोशिका में ये छोटी होती है और पादप कोशिका में काफ़ी बड़ी होती है। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% तक स्थान घेरती है और उसको कठोरता तथा सहारा प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट रसधानियाँ होती हैं, वैक्यूल्स, जो अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य भी करती है। इसके बाद जानेंगे लवक यानी प्लास्टिड के बारे में। तो देखिए, लवक सभी पादप कोशिकाओं व कुछ प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना वगैरह में पाया जाता है। यह जो लवक है वो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्या है, सबसे बड़ा कोशिकांग। देखिए,
इनमें पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के वर्णकों के आधार पर सिम्पर ने इन्हें 3 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहला हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, दूसरा वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, और तीसरा है अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। तो एक एक कर इन तीनों के बारे में। सबसे पहले हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यह पर्णहरी यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हमें हरा रंग का दिखाई देता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र होते हैं, इसलिए ये सिर्फ प्रकाश संश्लेषक पादप कोशिकाओं में ही सिर्फ पाए जाते हैं। इसके अलावा जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के जीव द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इसके बाद जानेंगे वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए, ये हरे रंग को छोड़कर पौधे में पाए जाने वाले अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है? उत्तरदायी। देखिए, सेब का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, यानी कि एंथोसाइनिन वर्णी लवक की वजह से होता है। इसी तरह देखिए, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, पपीते का पीला रंग क्या है? केरिका जैंथिन, और गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन, और हल्दी का जो पीला रंग होता है वो जैंथोफिल की वजह से होता है। इसके बाद है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। तो देखिए, ये रंगहीन लवक है जो पौधे के संचय अंगों में पाए जाते हैं। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहते हैं, मतलब जड़, भूमिगत तना, यहाँ जैसे मक्का, आलू, गेहूँ इत्यादि। इसके बाद जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का जो दूसरा भाग है केंद्रक, न्यूक्लियस, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। इम्पॉर्टेंट है। विशेष क्या है इसमें कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। और देखिए, केंद्रक में गुणसूत्र तथा जीन उपस्थित होते हैं, ये आनुवांशिक पदार्थ हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। तो इस प्रकार हमने कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में जाना। इसके बाद हम अगली वीडियो में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।